नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। बागी चाचा ने भतीजे के साथ खेला कर दिया। एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। बागी सांसदों ने चिराग पासवान का पत्ता साफ कर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को पार्टी संसदीय दल का नेता भी चुन लिया और चिराग की सियासी जमीन खिसकाने की पटकथा जेडीयू के 3 दिग्गजों ने लिखी थी। मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूं, मैं पार्टी को बचाया हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने की सौगंध लेने वाले चिराग पासवान का खेल उन्हीं के चाचा ने खराब कर दिया। 6 सांसदों वाली एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। हालांकि चाचा ने दावा किया कि उन्हें भतीजे से कोई शिकायत नहीं है और उनके लिए पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन खुलेआम नीतीश कुमार की तारीफ कर भतीजे का जख्म भी हरा कर दिया। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। पशुपति कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चिराग पासवान हैरत में पड़ गए। सियासी साख बचाने की खातिर डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। चिराग खुद कार चलाकर पशुपति कुमार के बंगले पर पहुंचे, लेकिन चाचा ने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। आधे घंटे के इंतजार के बाद दरवाजा खुला जरूर, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान से सीधे बात नहीं की। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने चाचा से कहा कि वो एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्यागने को तैयार है, लेकिन ये पद उनकी मां रीना पासवान को मिलना चाहिए, क्योंकि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में सबसे वरिष्ठ रीना पासवान ही है। पशुपति कुमार पारस चिराग का प्रस्ताव भले ठुकरा दे, लेकिन आरजेडी ने चिराग को पार्टी में शामिल होने की दावत देने में तनिक भी देरी नहीं की। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। रही बात, एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ। उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। तो जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ। यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नज़र में यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इसने चिराग पासवान के नेतृत्व पर, उनके काम करने के तरीके पर, उनकी कार्य प्रणाली पर और बिहार में जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ है उसमें जो उनकी भूमिका थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए। श्री पारस खुद कह चुके हैं कि उनके इस निर्णय से न सिर्फ पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ, बल्कि जितने भी छोटे कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, सभी उनके खिलाफ हो गए। चिराग के चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस तब से नाराज चल रहे हैं जब से चिराग ने जेडीयू से बगावत की थी। पशुपति पारस पिछली बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री थे और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी थे, लेकिन चिराग ने नीतीश कुमार से बगावत कर उनके और पारस के रिश्ते खराब कर दिए थे। चिराग के एक तरफा फैसला लेने से पार्टी के अधिकांश बड़े और कद्दावर नेता नाराज चल रहे थे। सूरजभान के छोटे भाई और नवादा से एलजेपी सांसद चंदन सिंह ने भी चिराग के खिलाफ बगावत कर दी थी, तो वहीं सांसद महबूब अली कैसर भी पार्टी की किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। वैशाली से सांसद वीणा सिंह भी रामविलास पासवान की बेहद करीबी थी, लेकिन चिराग की रहनुमाई में वो भी तवज्जो न मिलने से बेहद नाराज चल रही थी। कहने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और कहते भी तो उसको अनसुनी की जाती है। जैसे बिहार इलेक्शन ही को मसलन आप ले लीजिए, वो एलजेपी के लिए उससे बढ़ के और कोई, उसके अस्तित्व के लिए उससे बढ़ के और कोई चीज़ था नहीं, लेकिन वहाँ बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी अपनाया गया। एक तो मेरा तो डिफरेंस ये था, दूसरा है कि पारस जी को कि जैसे एक्सपीरियंस आदमी को, जिन पर रामविलास पासवान जी खुद डिपेंडेंट थे बिहार में, तो उनको हटाने का कोई तुक नहीं था। सभी सांसद निर्णय लिए, सभी लोग एक होके हम लोग पारस जी के चुन लिए हैं। कोई वजह रही होगी? नहीं, कोई वजह नहीं।
बड़ा राजनीतिक फैसला? नेता परिवर्तन हुआ है, नेतृत्व का। पार्टी तो वही है एलजेपी, न पार्टी टूटी है न टूटेगी, ये अफवाह है। मैं सामान्य तौर पर पूछूं, नेतृत्व परिवर्तन की जाहिर है वजह होती है, आप अपने वोटर्स को भी बताएंगी जब जाएंगी? मांग है कि आप लोग एनडीए से आए थे, हम लोग वोट किए, एनडीए में रहिए। पिछले जो चुनाव हुआ बिहार में, इससे वहाँ के जनता लोग नाराज थे, बिहार की जनता नाराज है। एलजेपी के 5 बागी सांसदों की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे गए समर्थन पत्र में भी सांसदों ने नया नेता चुनने की बात कही थी। समर्थन पत्र में बागी सांसदों ने कहा कि उन्होंने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। पशुपति कुमार पारस एलजेपी के लोकसभा संसदीय दल के नेता होंगे। महबूब अली कैसर लोकसभा संसदीय दल के उप नेता होंगे। सूरजभान सिंह के भाई सांसद चंदन सिंह लोकसभा में पार्टी के उप मुख्य सचेतक होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे थे। माना जा रहा है कि जेडीयू ने तभी ये ठान लिया था कि वो एलजेपी को सबक सिखा कर रहेगी। एलजेपी को तोड़ने में जेडीयू के 3 कद्दावर नेता गुपचुप तरीके से लगे हुए थे। सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, रामविलास पासवान के रिश्तेदार और विधानसभा के उपाध्यक्ष माहेश्वरी हजारी और संजय सिंह और सूरजभान सिंह एलजेपी की कमजोर कड़ी को जानते थे और इन सभी ने मिलकर ऐसी आंधी चलाई कि चिराग की लौ कमजोर पड़ गई। जो बोइएगा काटिएगा। आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीटों में। आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। हालांकि पूरे मामले पर बीजेपी खुलकर बोलने से बच रही है, लेकिन माना जा रहा है कि एलजेपी में मचे घमासान में बीजेपी पर्दे के पीछे से काम कर रही है। आरसीपी सिंह के बयान भी इसी की तस्दीक कर रहे हैं। अब तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते, सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं और एनडीए में हम लोग तो 2 ही लोग नहीं, बीजेपी और जेडीयू, दोनों जगह जहां जाएंगे स्वागत होगा। चिराग पासवान का पत्ता साफ करने वाले पशुपति कुमार पारस ने जातीय समीकरणों का भी खास ख्याल रखा है। पारस पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वो रामविलास पासवान की तरह समाज के हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लोजपा के अंदर लड़ाई अब उत्तराधिकारी की है कि आखिर कौन होगा जो रामविलास पासवान के विचारों और उनकी पार्टी को लेकर आगे जाएगा। हालांकि आज पशुपति पारस ने कहा कि वह पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन जनता की नजरों में आज भी चिराग पासवान रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इधर सूरत निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली कामयाबी से गदगद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। केजरीवाल के मुताबिक गुजरात में कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। अहमदाबाद पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2022 में असेंबली के इलेक्शन भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ की जो 182 सीट है वो सभी में कैंडिडेट खड़ा रखेगी, सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। गुजराती पत्रकार इसुदान गढ़वी को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और गुजरातियों के लिए अब एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर तय किया कि अब इन दोनों पार्टियों को हराना और इस छोटी सी आम आदमी पार्टी को वोट देना। जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और जनता ने राजनीति बदली। गुजरात के 6 करोड़ लोग अभी तक मजबूर थे, उनके पास विकल्प नहीं था। गुजरात के लोगों को तय करना है कि हमें राजनीति बदलनी है कि नहीं बदलनी। हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिला था, काफी फायदा हुआ था। सूरत निकाय चुनाव में 27 सीटों पर जीत के साथ आप मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। कांग्रेस के सामने झूठे आरोप के बहाने ये दिल्ली में आंदोलन किया,
भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ मिलकर, और जिन्होंने कहा था कि मैं कभी शासन में नहीं आऊँगा, राजनीति में ना आऊँगा, वो वहाँ आ गए। उनको अधिकार है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। लेकिन गुजरात में तो वो भाजपा को मदद करने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के बाहर कहीं भी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। बीजेपी भले ही केजरीवाल को गंभीरता से ना लेने का दिखावा कर रही हो, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को लेकर लापरवाह होने की भूल कतई नहीं करेगी। सूरत में आम आदमी पार्टी को मिली जीत को लेकर भी बीजेपी ने चिंता जाहिर की थी और अब 3 दिनों से गांधीनगर में बीजेपी विधायकों की बैठक जारी है। ये दूसरी बार है जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल गुजरात पहुंचे हैं। इससे पहले फरवरी में भी वो सूरत गए थे, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी थी। इस बार सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर केजरीवाल ने गुजरात दौरे का मकसद साफ कर दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी गुजरात में तकरीबन सभी सीटों पर आप पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तब जनता में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश था। उस पर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, पिछड़ों और दलितों के नेता जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर ने भी सरकार की नाक में दम कर रखा था, लेकिन ये सब मिलकर भी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में नाकाम रहे थे। एक बार फिर चुनाव आने को है, 5 साल पूरे हो रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर गुजरात में एंट्री ले चुकी आप बदलाव के नारे के साथ गुजरात के मैदान में उतरी है। देखना होगा कि ये कौन सा समीकरण बदलती है, किसका खेल बिगाड़ती है, या सिर्फ वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाती है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। इधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बिकी जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदकर बड़ा घपला किया। लेकिन चंपत राय का यह कहना है कि वो इन आरोपों की परवाह नहीं करते। महज 5 मिनट में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? मीडिया ने बस इतना ही पूछा कि दामन बचाकर भागने लगे अनिल मिश्रा। सवालों से कन्नी काटने लगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के ट्रस्टी। सवाल सियासत ने उठाया था, लेकिन आरोपों के साथ कागजात भी दिखाए गए थे। दुनिया में टोक्यो हो, पेरिस हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते हुए अगर आपने सुना हो तो बताइए। 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कहीं आपने सुना हो तो दिखाइए। और जो बात आपने पूछी, ये तो बैनामे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है ना। बैनामे में तो लिखा हुआ है कि पूर्व में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, सारे भारों और प्रभारों से मुक्त जमीन है जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची। इसका कहीं जिक्र ही नहीं है, बैनामा आपके सामने है, देख लीजिए आप। सरकारी रेट भी उस जमीन का खरीदने का 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, तो आप उसको जमीन को एक आप ही के लोग उसमें गवाह हैं, 18 करोड़ में क्यों खरीद रहे हो भाई? और आपके उन्हीं लोगों को जिन्होंने 18 करोड़ में खरीदने की गवाही दी है, उन्हीं लोगों ने 2 करोड़ में भी खरीदने की गवाही दी है। सेम दोनों व्यक्ति हैं, इनका क्या मसला है? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, 5 मिनट के अंदर अंदर 5 लोगों ने मिलकर 115 करोड़ लोगों हिंदुस्तानियों की 115 करोड़ हिंदू का अपमान कर दिया है, उनके साथ विश्वासघात कर दिया है। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। आम भक्तों के उस धन की बंडर बांट होगी, जमीन खरीदने के नाम पे इतना भ्रष्टाचार होगा तो मुझे लगता है देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का, हिंदुओं ही नहीं देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों का अपमान है। रजिस्ट्री के दस्तावेजों के साथ लगाए गए आरोपों के मुताबिक राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ रुपए में बेची थी। वही जमीन सिर्फ चंद 5 मिनट बाद ही चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। जो जमीन रवि मोहन तिवारी और एक मुस्लिम शख्स सुल्तान अंसारी ने खरीदी, उसकी रजिस्ट्री में ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और संघ से ताल्लुक रखने वाले अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। और यही दोनों लोग चंद मिनट बाद 16.5 करोड़ रुपए महंगी खरीदी गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की डील में भी गवाह हैं। विपक्ष का आरोप है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जमीन की खरीद में भारी घपला हुआ
और ये उन करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ है जिन्होंने ट्रस्ट पर भरोसा कर मंदिर निर्माण के लिए अपनी गाढ़ी कमाई दान कर दी। लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। अनावश्यक तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। वो लोग राजनैतिक लोग हैं और जो भी उसमें अभी प्रेस विज्ञप्ति में आया है कि वर्षों पुरानी उनकी वो थी, वो ट्रस्ट क्लियर करेगा या जिन लोगों ने दिया है। मैं तो मेयर के नाते लगभग जो भी मंदिर आए हैं उसमें मैं विटनेस करता हूं और सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रस्ट करता है, तो उसमें कोई हेरा फेरी इस प्रकार करना उनकी बौखलाहट है। मामले ने तूल पकड़ा तो चंपत राय ने बयान जारी कर सफाई दी। दावा किया कि जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम कीमत पर खरीदी है। इस जमीन को खरीदने का एग्रीमेंट सालों पहले हो चुका था। बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष के आरोपों को मनगढ़ंत करार दिया। इनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, तो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार न बने। मुझे साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसे का भी घोटाला न हो, सत्यवादी राम के नाम पर। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। घोटाला है लगता है तो ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के मुखिया है सामने आकर बताना चाहिए। लोगों के मन में जो शंका है वो दूर करनी चाहिए। लेकिन जो जानकारी सामने आई है मुझे लगता है गड़बड़ है। विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि संगठन ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। लेकिन क्या जिस तरह विपक्षी दल इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या विश्व हिंदू परिषद भी ऐसी मांग कर पाएगा? मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।